नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या देश में मुस्लिमों के विरोध की जमीन तैयार की जा रही है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वक्त से पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस बिल को मैं इस सदन में इंट्रोडक्शन के रूप में पेश करूं। वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। गोल मोल बात आप नहीं कर सकते हो। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। दिस बिल इज टारगेटिंग दी मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। Directly an attack on the faith and freedom of religion। हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? वक्फ पर घमासान, क्या हिंदू मुसलमान? चलिए इस पर बहस करेंगे ताल ठोक कर। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अब्बास हैदर साहब होंगे। हमारे साथ यूकेडी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे शादाब शम्स। इसके अलावा मुफ्ती शमून कासमी साहब अध्यक्ष हैं UMEP के, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हाजिर अंग्रेज साहब हैं MIM के प्रवक्ता, यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप मौजूद हैं मेरे साथ यहाँ। और आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जामा मस्जिद दिल्ली से हमारे साथ होंगे। लखनऊ से अतीक अहमद हमारे साथ होंगे संवाददाता जी मीडिया से। और राशिद शरीफ प्रेसिडेंट होंगे हमारे साथ SIMPLB से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डिबेट की। और सबसे पहले मैं चूंकि चाहता हूं कि बड़ी पढ़े लिखे ढंग से इस डिबेट की हम हमेशा जैसे शुरुआत करते हैं वैसे ही की जाए, तो मैं शेख अलीमुद्दीन असादी साहब जो कि हमारे पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं उनसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं शेख अलीमुद्दीन असादी साहब कि ये जो संशोधन बिल लाया गया है, ये किसी तरह की राजनीति है, किसी तरह की साजिश है, या इनमें से कुछ नहीं? देखिए, सबसे पहले मुस्कान साहब, ये जो बिल लाया जा रहा है ये हकीकत में हमारे हकूक छीनने के लिए, हमारी अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है जिस पे हुकूमत भी काबिज है और लोग भी काबिज हैं, और खास करके जो हमारा देखिए, मैं आप ही के मुताबिक आपको करेक्ट कर दूं, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं, वो तो अल्लाह की है प्रॉपर्टी है। नहीं, आप तो चौकीदार हैं उसके। सुनिए, अल्लाह से मुराद वक्फ बोर्ड आ जाती है। जब कोई वक्फुल्लाह करता है, दो चीजें होती है, मैं समझा दूं मुस्कान साहब। एक होता है वक्फुल्लाह, एक होता है वक्फुल औलाद। तो ये दोनों मिला के वक्फ बोर्ड बना है। वक्फ बोर्ड जब बन गया तो इसका इख्तियार जो है सुन्नी मजलिस औकाफ को मिला था सबसे पहले, और उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई 1947 में, 1954 में वक्फ एक्ट आया, तो उसमें हमारे इख्तियारात सल्ब नहीं किए गए, बल्कि हमको इख्तियारात मिले। और वो इसलिए मिले जो हमारी प्रॉपर्टी 1947 में डिवाइड हो गई थी, जो हिंदुस्तान में बची, उसकी हिफाजत करना हमारे वक्फ बोर्डों का काम था। और वो अब भी करते हैं, आज तक करते हैं। वक्फ काउंसिल बनी ग्रांट देने के लिए। जो वक्फ बोर्ड कमजोर है
उसको वो ग्रांट देता है और उनकी हिफाजत करता है जी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जिसको हम कहते हैं, वक्फ बोर्ड हमारे इम्लाक की हिफाजत करता है। अब हुकूमत डायरेक्ट नहीं अनडायरेक्ट तौर पर उसके अंदर हमला कर रही है और उसमें मुदाखलत कर रही है, इसलिए कि हमारी अरबों की जो जगह है उसमें खुर्द-बुर्द हो और जिसके पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में एक अलग से कलेक्टर को बना के इख्तियारत दिया जा रहा है जो हमारी प्रॉपर्टी पे डाका डालेंगे और वो हक तलफी करेंगे। इसलिए हम इस अमेंडमेंट बिल का मुखालफत करते हैं। रहा सवाल ये अमेंडमेंट हर दौर में होते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के उलमा से वक्फ ट्रस्टियों से पूछ कर उस पर अमेंडमेंट होता है। लेकिन ये पहली दफ़ा है हिंदुस्तान की तारीख में 77 साल में कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया गया है 1 बजे, उसके अंदर किसी से राय नहीं मांगी गई, ना किसी से मशवरा किया। खैर अब तो उसका प्रावधान कर दिया गया। नहीं अलीमुद्दीन असादी साहब अब तो प्रावधान कर दिया गया ना, अब तो कर दिया गया जेपीसी की। नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत है। अभी राज्यसभा और सभी सांसदों को भेजा गया था, विपक्षी सांसदों को भी भेजा गया था। आज सभापति ने कहा कि मेल चेक कीजिए आप। नहीं देखिए, मेल तो ये है कि ये सत्ता पक्ष कुछ भी करें, स्पीकर भी इनका है। पहले अननोन स्पीकर हुआ करते थे, वो किसी की पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते थे, वो संविधान की बात करते थे। लेकिन आज हर चीज में हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अब हमारा जो औकाफ बचा है उसको भी तबाह करना चाहते हैं। ठीक है, मैं और उसको भी खत्म करना चाहते हैं। मैं मोहसिन रजा साहब को मुसलमानों में जो बेचैनी है, 1 मिनट में बात करता हूँ, हमें जो बेचैनी है और ये जो दफा 44 और 40 को अमेंडमेंट के साथ लाया जा रहा है, इससे हमें नुकसान है। इसलिए नुकसान है हमारी प्रॉपर्टी जो पहले से नोटिफाई है उसको दोबारा नोटिफाई करानी पड़ेगी हमारे कलेक्ट्रेट को जाके। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा न्याय है, हमें कौन सा फायदा हो रहा है? और हमारे गरीब लोगों को बताए कि किरण रिजिजू जी जो वो पार्लियामेंट अफेयर के मिनिस्टर है, उनको क्या फायदा होगा? उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे मोहसिन रजा साहब, आपके भाई मोहसिन रजा साहब यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे आपके तमाम सवालों का जवाब ले लेता हूँ। मोहसिन रजा साहब, शेख अलीमुद्दीन असादी साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं इस तकलीफ और दर्द के साथ कि उनका हकूक मारा जा रहा है और उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। जवाब दीजिए। देखिए, अफसोस की बात अनुराग यहाँ पर यह है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, लेकिन मसला ये है कि हम हुकूक, किसके हुकूक की बात कर रहे हैं? ये वक्फ किसके लिए चैरिटी किए गए थे? दबे कुचले गरीब पिछड़े मुसलमानों के लिए। वो तो बेचारे आज भी बेघर पड़े हुए हैं, उनको घर तो आदानी मोदी सरकार दे रही है, या उससे पहले की सरकारों ने भी कहा कि हमने दिया लेकिन किया नहीं। और आज जो अमेंडमेंट की बात वो कर रहे हैं कि लाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से रायशुमारी के बाद हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब आई, हमने 10 साल तक लगातार जितना पार्लियामेंट में काम किया है, इतना कभी 60 वर्षों में पार्लियामेंट में काम नहीं हुआ होगा गरीबों के लिए, ना आम जनता के लिए। हमने सारी रायशुमारी के बाद लोगों से मोहसिन साहब माफ कीजिएगा, मोहसिन साहब आपने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद कर दी, ये जुल्म करा है आपने हमारे साथ। और मेन चीज क्या है कि कांग्रेस की आजाद स्कॉलरशिप बंद नहीं करी। आप बताइए वक्फ काउंसिल का बजट कांग्रेस 13 में। अरे 1 मिनट सुनिए, तो आप तो इस्लामिक स्कॉलर है, या इस्लामिक की बात, इस्लाम कह रहा है कोई भूखा ना मरे, आप लोग भूखा मरवाए दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के चक्कर में सबको। यही इस्लाम कहता है। स्कॉलरशिप मिल रही है, वजीफे मिल रहा है, आइम्मा को मिल रहा है, दरगाहों के खानगाहों को मिल रहा है। वो दिखा दें अनुराग के सामने, तलाबों को मिल रहा है। वक्फ बोर्ड को ऐसी शक्तियां दी गई कि वक्फ की संपत्तियां 4 लाख से 8 लाख हो गई, 9 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन हो गई हमारे पास, एकड़ 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, एकड़ से ज्यादा जमीनें देश में हो गई, सेना और रेलवे से ज्यादा। तो आप बनाना क्या चाहते थे? पाकिस्तान तो एक बना दिया था कांग्रेस ने। नहीं, पाकिस्तान की मोहसिन साहब की बात नहीं करो, इस वक्त औकाफ की बात हो रही है। पाकिस्तान बनाने का इरादा था। माफ कीजिएगा, आप औकाफ पर रहिएगा। हमारे दबे कुचले मुसलमान, मैंने पहले अर्ज कर दिया, हमारे हिंदू भाइयों की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में क्यों दर्ज कर दिया? नहीं, एक बता दीजिए मोहसिन भाई, पढ़ने से उतर गए हुआ है, आप पढ़ने से मत उतरिए, आप मौजू पर आइए। कोई एक साबित कर दीजिए कि किसी मुसलमान ने हिंदू भाई की वक्फ को शामिल किया है, बल्कि हमारी जगहों पर कितना हुकूमत ने कब्जा किया है, अभी हाल ही में किया है। बैठेंगे जिन्होंने वक्फ की संपत्तियां दबा ली हैं मुसलमानों की, जो ताकतवर मुसलमान हैं उन्होंने दबा ली है, गरीबों को नहीं दे रहे हैं।
वक्फ बोर्डों ने गलत नहीं, वक्फ ठीक है, कंट्रोल एक्ट ठीक है, आया है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल एक्ट आया है, चलिए। हमने डंडा दे दिया उनके, ठीक है। इसलिए घबरा रहे हैं आप लोग। अच्छा, भाषा का संयम बनाए हमने रखिए। जो है असादी साहब आप बहुत हमने वरिष्ठ हैं। नकेल कर दिए। हाँ, ये ठीक है, नकेल कस दिए, ठीक है। मोहसिन रजा साहब, हमने नकेल कर दिए जो पिछली हुकूमत ने इख्तियारियात दिए थे रेड कंट्रोल एक्ट के, हमने जब उन पर नकेल कसी तो आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है, हम उनसे किराया मांग रहे हैं। ठीक है, और भी मेहमान हैं और मेरे संवाददाता भी मेरे साथ हैं। मोहसिन रजा साहब, मैं लौटता हूँ जामा, ठीक है, जामा मस्जिद चलेंगे। जामा मस्जिद से राहुल मिश्रा हमारे साथ हैं। राहुल, क्या रिएक्शन है जामा मस्जिद से हमारे मुस्लिम भाइयों का इस अमेंडमेंट बिल पर? जरूर, मैं उनसे ही पूछता हूं मैं कि आखिर में ये लोग इस बिल को लेकर के क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस बिल को? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रहमान है। आप बिल को कैसे देखते हैं? आप तो सरकार देगी। देखिए, हम इस बिल को ये देखते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी इस बिल में संशोधन करने की। जो आदमी भी अपनी चीज़ को वक्फ करता है तो सोच समझ के ही तो करता है। हिंदुस्तान में रेल के बाद अगर किसी के पास जगह है तो वो वक्फ बोर्ड की है, और ये गवर्नमेंट के हित में नहीं हो रहा, ये सिर्फ दो लोगों के हित में हो रहा है, अंडानी और अंबानी के लिए। सारी ज़मीनें दी जाएंगी और उनको दे दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट के हित में, तो क्या पक्का बात है कि कल को ये अपने कंट्रोल में लेके बेचेंगे नहीं। आज भी तो बिकेंगे, कल को भी बेचेंगे। मैं तो इस बिल के खिलाफ हूँ। आप इस बिल को कैसे देखते हैं? हम इस बिल को इसी नज़र से देखते हैं कि ये गलत हो रहा है। जो भी ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के अंडर में ही रहे, सरकार उसे अपने अंडर में ना ले, बस ये चाहते हैं हम। ठीक है, ठीक है राहुल, लौटेंगे आपके पास। इनका कहना है कि सरकार डर बना रही, ठीक नहीं हो रहा। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। अब्बास हैदर साहब, अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में कहा कि सरकार राजनीति कर रही है। थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि संशोधन बिल के जरिए किस तरीके की राजनीति कर रही है सरकार। अनुराग भाई, दो तीन बातें हैं, थोड़ा सा समय मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, पहली चीज, वक्फ किसी भी व्यक्ति द्वारा एक राजनीतिक या धार्मिक जो है एक व्यवस्था है कि भाई वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या फिर अपनी फैमिली ट्रस्ट के रूप में, जिसे वक्फ अलल औलाद कहते हैं, या फिर पब्लिक गुड के लिए, धार्मिक गुड के लिए डोनेट करता है वक्फ में एंडाउट। देखिए, अब यहाँ पे समस्या क्या है, कई सारे, इसको मैंने अगर डिटेल में भी थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया तो कई सारे इसके बिल में ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ना औकाफ के हित में है, ना लोगों के हित में है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हित में। देखिए, सेक्शन 3C है सबसे पहले, जिसमें जो कमिश्नर के पास अधिकार थे, वक्फ कमिश्नर के पास जो अधिकार थे वक्फ के, वो सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए गए। जो पहले से ही जिसके पास लोड है, बहुत सारे रेवेन्यू के कामकाज हैं, तो कहीं ना कहीं जो वक्फ की जो काम होंगे वो डिले और ज्यादा होंगे। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये दिया गया है कि अगर किसी वक्फ पे डीएम अगर जांच कर रहा है तो जब तक वो जांच समाप्त नहीं हो जाती उस वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर डीएम क्या 15 साल फाइल पड़ी रहती है और जांच होती रहती है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। कहीं ना कहीं ये सरकार का आर्बिट्री ये पॉइंट है। दूसरा, देखिए, जो वक्फ अलल औलाद है, अगर आपकी कोई प्राइवेट निजी प्रॉपर्टी है, आप अगर चाहें तो किसी को दान कर सकते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पे अगर जो वक्फ अलल औलाद है, जो फैमिली पे जो रहती है, फैमिली इनहेरिटेंस में रहती है, वो फैमिली में रहता है, उसका जो मुतवल्ली होता है, वक्फ अलल औलाद में इनहेरिटेंस का डिनायल हो गया, यानी कि अगर इनहेरिटेंस है तो वक्फ अलल औलाद नहीं माना जाए। कहीं ना कहीं ये जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू डोनेट है, वो उसका हनन है पूरी तरीके से संवैधानिक। तीसरी बात, देखिए, इसमें जो है एक दूसरा पॉइंट है कि जो आगा खानी या बोहरा, जो अगर किसी राज्य में, सपोज उत्तर प्रदेश में 80,000 वक्फ हैं, 80,000 में अगर एक भी वक्फ बोहरा या आगा खानी कम्युनिटी का 80,000 में एक, तो उसका एक व्यक्ति वक्फ बोर्ड का सदस्य होगा, यानी वो चेयरमैन अपॉइंट करेगा। तो आप समझिए कि ये कहां से न्याय है, कहां से न्याय संगत है। इन चीजों पे सवाल को जवाब दे, सरकार को जवाब देना चाहिए। एक और बात है, मोहसिन रजा साहब जवाब दे दीजिए, संक्षिप्त सा जवाब रखिएगा। काफी सारे मेहमान हैं और मेरे साथ मेरे संवाददाता भी आज मेहमानों के साथ। बताइए। पहली चीज ये है, हैदर भाई हमारे छोटे भाई हैं, वो जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी अच्छी तरह से पता है, भी जो पढ़ेंगे आगे अमेंडमेंट, क्योंकि 2 अमेंडमेंट हुए हैं और तीसरा अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, 54 में, 64 में, फिर 2013 में 95 में एक्ट किया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि जो भी संपत्ति, चाहे अनुराग की हो, चाहे मोहसिन रजा की हो, वो एक एप्लीकेशन लेकर आया, अपने यहाँ इंदराज कर दी। अरे ये तो कहिए बच गया हमारा संसद भवन, नहीं वो भी ले जाते वो लोग।
तो इस तरह की चीजें करके उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिससे कि मुसलमानों का वेलफेयर नहीं हुआ, वेलफेयर कोर्ट में से चैलेंज कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि कोर्ट में चैलेंज। चंद धर्म गुरुओं का फायदा हुआ है, चंद धर्म गुरुओं ने भी अपनी संपत्तियों पर कब्जा जमा कर अपना रखा हुआ है, वो गरीब मुसलमानों को देना नहीं चाहते। तो इसलिए ये कानून जो, और वेरिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? कोई प्रॉपर्टी हमने एक पेपर पे दर्ज कर दी, उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, प्रमाण नहीं देना पड़ेंगे ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है तो कहाँ है, बोर्ड के चेयरमैन रहे, अदालत नहीं है और हमारे देश के संविधान से ऊपर कर दिया उसको। ये कांग्रेस ने काला कानून बनाया था और इसकी शिकायत मुसलमानों ने भी की, तमाम हिंदुओं ने भी की, जिनके मुकदमे हजारों की तादाद में पेंडिंग है वक्फ में, तो उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी बहनों को अधिकार नहीं दिए जा रहे, बहनों को तो बिल्कुल वंचित कर दिया वक्फ बोर्ड, तो वो जा ही नहीं सकती अपनी बात कहने के लिए, वहां जैसे लगता है उनका अधिकार खत्म हो गया। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी सरकार ने ये बिल लाई है, इसलिए क्योंकि ये बिल बहुत जरूरी है हमारे तमाम आवाम के लिए, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के लिए इसकी जरूरत थी और जरूरत के तहत ही अमेंडमेंट आते हैं। अभी आप देखें जामा मस्जिद से आप बात कर रहे थे, वहां मस्जिदों के नीचे लोग बड़े बड़े होटल खोल कर बैठे हैं, उस पर ऐतराज नहीं होगा किसी हमारे धर्मगुरु को, लेकिन अगर आप कोई दरगाह रही हो उस पर फौरन आपको खड़े मिलेंगे। ये तो साहब हमारे खिलाफ हो रहा है। अरे भाई हमारे उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूँ हजारों मस्जिदें मुसलमानों ने मुतवल्लियों ने बनवाई हैं और मार्केट बनाए हैं, ठीक है, ऊपर मस्जिद बनाई, ये तरीका है क्या? और उसका पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा आप खा रहे हैं, गरीब आवाम को भी नहीं दे रहे, तो चेक तो लगेगा, कानून आएगा, दर्द तो होगा, जिसने लूटा है उसको दर्द होगा। ठीक है, ठीक है, जो गलत कर रहा है उसको दर्द होगा। ठीक है, मैं लखनऊ का रुख करूंगा। अतीक अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं, वहाँ बारिश भी हो रही है और अतीक अहमद के साथ वहाँ मेहमान भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। अतीक, बात कीजिए, क्या सोचते हैं वो इस अमेंडमेंट पर? बिल्कुल, लखनऊ के हालांकि तमाम मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि जो संशोधन बिल आज लाया गया है, इसको लेकर लगातार हल्ला मच रहा था और इसके बीच लगातार तमाम लोग विरोध भी करते हैं, मगर जो मुस्लिम लोग उनसे पूछते हैं कि विरोध की जरूरत थी या इस बिल को देखते हैं कैसे? आपको लगता है कि इसको जरूरत थी समय? देखिए, ये बिल का स्वागत करते हैं, बिल का स्वागत करते हैं हम। बिल पहले ही से आ जाना चाहिए था। ये हवा बनाया जा रहा है, दूसरी पार्टियाँ बना रही हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बिल तो आए, जब बिल आएगा तो इसमें वफ़ों का भला होगा, वफ़ एक्ट के हिसाब से ही चला जाएगा। जो वफ़ की प्रॉपर्टियां हैं वो जो खुर्द बुर्द हो चुकी हैं उनकी भी जांच होगी बाकायदा, वो भी वापस आएंगी। तो इसमें फ़ायदा है, इसका स्वागत करना चाहिए सभी लोगों को। जैसे कि जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग वफ़ों पे काबिज़ हैं या मुतवल्ली हैं या चेयरमैन हैं, उनको डर लग रहा है, जिन्होंने खुर्द बुर्द वफ़ में की है वो ही डर रहे हैं। और वरना जो नहीं है, जो लोग भी इस वफ़ से देखेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही मिलेगा, जो है मिलेगा। आपका नाम क्या है? क्या लगता है कि जो कानून बिल पेश किया गया था, हालांकि लगातार इसका विरोध चल रहा है, कई लोग विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस बिल को? मैं सलीम अब्बास, पूर्व सदस्य सेंट्रल बोर्ड उत्तर प्रदेश। जो बिल आया है इसका मसौदा अभी पूरा मैंने देखा नहीं। जहाँ तक ऊपर से जो सुनाई दे रहा है, जो मौलाना लोग, आदर्श लोग जो कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों का हक कट जाएगा और ये हो जाएगा, तो अब उन लोगों ने पूरा मसौदा उन्हीं ने भी नहीं देखा होगा, जहाँ तक मेरी राय है कि नहीं देखा होगा, मगर वो आवाज़ उठा रहे हैं। उसमें मेरी तरफ से तो ये बिल आ रहा है, जहाँ तक है ठीक है हमारी राय से। आपको क्या लगता है कि जो ये बिल आ रहा है? ठीक है, मैं लौटूंगा अतीक अहमद आपके पास। हाजी रंगरेज साहब, सवाल यह है कि अगर सरकार को यह संशोधन ला करके राजनीति ही करनी होती, मुसलमानों का हक हुकूक ही मारना होता, उनके साथ नाइंसाफ़ी ही करनी होती, तो 2014 में करते जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, विपक्ष कमज़ोर था। 2019 में करते जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, विपक्ष कमज़ोर था। अब जब विपक्ष ताकत में है तब फिर सरकार ऐसा रिस्क क्यों लेगी? देखिए, 3-4 बात हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये आर्टिकल 14, 15 और 25 के सिद्धांतों के खिलाफ है। एक तो ये कानून ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। और मेरा तीसरी बात ये है कि अभी क्या हुआ, अयोध्या में 1300 एकड़ भूमि थी जो कि सरकार ने वहाँ की अडानी और बाबा रामदेव और रविशंकर को दे दी गई। यही टारगेट जो है मुसलमानों की संपत्ति के लिए हो रहा है
कि ये संपत्ति इनसे छीनकर अब देखिए लखनऊ में एक भाई जो थे बड़ी अच्छी बात कह रहे थे हाजी रंगरेज साहब। लखनऊ से अभी एक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने मसौदा नहीं पढ़ा लेकिन वो इस बिल को ठीक मानते हैं। वो उन्होंने ये भी कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं मसौदा उन्होंने भी नहीं पढ़ा है, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए, हम पढ़कर भी आए हैं, लिख के भी लेकर आए हैं। मैं बार बार एक बात और बात कहना चाह रहा था कि ये अमेंडमेंट जो बिल है ये एनआरसी ही होगा। पहले सरकार चाहती थी कि हमारी नागरिकता छीनना, अब हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना। ये किसने कहा नागरिकता? अनुराग जी एक मिनट सुनिए, आप ये कह रहे थे अभी कि कोई भी कागज तो होंगे आपके पास तो फिर वक्फ की संपत्ति है। हाजी रंगरेज साहब आपके पास कागज होंगे तो नागरिकता कैसे छीन जाएगी आपकी? मुझे बताइए। ये सरकार की मंशा तो यही है ना सर। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात कर रहे हैं आप। अब ये कहते हैं कि ये बता दिया जाएगा कि ये जी न्यूज का जो है कि वक्फ की संपत्ति है तो ये वक्फ को मिल जाएगी। हाँ। मैं कह रहा हूं जो वहां पे सरकार होती है, वहां की जो स्टेट सरकार होती है और केंद्र की जो सरकार होती है, उनके लोग द्वारा अपॉइंट किए हुए लोग होते हैं वहां पर, ना कि कोई मुसलमान होते हैं। मैं ये भी बता दूं, अपॉइंट हुए हुए लोग होते हैं और वो ट्रिब्यूनल के तहत वो मुकदमा चलता है और जिसके पास डॉक्यूमेंट होता है उसका हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मगर ये जो बार बार टारगेट करना, मुसलमानों से दुश्मनी करना, बीजेपी आरएसएस का शुरू से एजेंडा रहा है कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और बार बार ये जो बार बार खत्म तो नहीं किया जा रहा, जो बिल लेकर आते हैं, खत्म कहां किया जा रहा। और ये खास ये देखिए, वक्त पहले देखिए आप, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इस तरीके का बिल लेकर आना, कॉन्फिडेंस में ना लेना जो है विपक्षी पार्टियों को, फिर सदन तक बात ना, किसने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया भाई? पहले लीक करवा देना, सबको मेल किया गया था, आप लोगों ने मेल खोल कर नहीं पढ़ा तो क्या करे बताइए सरकार? आप लोगों ने मेल खोल कर नहीं पढ़ा तो क्या करे सरकार? आज सभापति ने कहा कि सबको मेल किया जा चुका है 6 तारीख को ही मसौदा। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, 6 तारीख की बात है ना, उससे पहले तो मीडिया में कितने दिन से चल रहा है ये। सरकार ने क्या किया, सरकार ने पहले ये लीक कर दिया, आप लोगों तक पहुंचा दिया कि आप इस पर चर्चा करना शुरू करिए, लोगों की राय मशवरा लीजिए। तो सरकार भी दिखाती है कि हम किस तरीके से तानाशाही की तरफ इस देश को लेके जाने की तरफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बार बार ये महिलाओं की बात कर रहे हैं तो बिल्किस बानो को बनाइए उसमें मेंबर, एहसान जाफरी की जो बेगम है उनको बनाइए। मैं कह रहा हूं ये किसी भी तरीके से बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार हमारी पार्टी के बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है ये, और आर्टिकल 14, 15, 25 का मैंने आपको हवाला दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। तो ये सरकार टारगेट कर रही है मुसलमानों की संपत्ति को एक बात छीनकर अपने अडानी और अंबानी भाइयों को देना चाहती है, जो कि मैंने अभी अयोध्या का आपको एक उदाहरण बताया। अगर ये बात इनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये पढ़ लीजिए कटिंग, मैं आपको भेज देता हूं। मोहसिन रजा साहब आपके व्हाट्सएप पर हाजी रंगरेज साहब को कटिंग भेज रहे हैं। ये अखबार की है सर, दैनिक जागरण की। नहीं, अरे भेजेंगे तो व्हाट्सएप पर ही ना, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, भेजेंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ही ना चाहते हैं। अब ये बताइए, अंबानी का जो घर है मुंबई में वो भी वक्फ की संपत्ति पे है, तो ये चाहते हैं कि उनको बचाया जाए। जो वक्फ की संपत्तियों पे सरकार ने कब्जा कर रखा है और वो मुस्लिम चाहते हैं कि वो वापस लेना चाह रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि वो संपत्ति। ये नई जानकारी आई है आपकी तरफ से भाई मोहसिन रजा साहब। अंबानी का इंटीरिया वक्फ की संपत्ति पर बना, ये तो बहुत नई जानकारी है, इनको बेचना चाहते हैं। मोहसिन रजा साहब बिल्कुल एकदम खालिस ताजा जानकारी आई है हाजी रंगरेज साहब के हवाले से कि अंबानी का इंटीरिया वक्फ की संपत्ति पर बना है। बताइए। ऐसा है, जो हैदराबाद के हमारे बहुत बड़े नेता हैं मुसलमानों के, अरे हैं वो नेता मुसलमानों के अभी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, मुझे लगता है वही पढ़कर आ गए आप। नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे नेता है। ये वायरल मैसेज है, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। आपके पास 10-5 बार आ गया होगा, आपको लगा ये सच्चाई है। मैं कहना चाहता हूँ उनके पास 2,500-3 हजार करोड़ की वक्फ की संपत्तियां हैं। सुन लीजिए, अच्छा मोहसिन रजा साहब को सुन लीजिए। उनकी ये तो आप पता करिए कि उनके पास ये प्रॉपर्टियां कहां से आ गई, कौन से पूर्वज उनको 2,500-3 हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां देकर चले गए, वही ठेकेदारी करेंगे। चंद लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को दबाया है और उनके जाके देखिए आप हैदराबाद में वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, कैसे मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं, फ्री में तालीम देते हैं बच्चों को। आप बताइए आपने कौन सा इदारा खोल रखा है, इसलिए मिलेगा। आप बताइए आपने कौन सा इदारा खोल रखा है। वो डर गए हैं, वो परेशान हैं। आपको अगर हम आईना दिखाते हैं तो बोल रहे हैं सदन में बैठकर, या चंद लोग जो टीवी पर आकर कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध से नहीं, जो करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं उनसे पूछिए जाकर ये वक्फ की संपत्ति। अरे कोई भूखा नहीं मर रहा भैया, आप कितने लोगों को इनको नहीं पहुंचाना है, ये तो लूट चुके हैं। आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप उदाहरण दे दीजिए कितने लोगों को पाला आपने निकाला, संपत्तियां लेकर बैठे हुए लोग, इन्हें ये भी नहीं पता कि आदमियों का भी फायदा नहीं किया है आज तक बोर्ड में।
अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के सिवा कोई सदुपयोग नहीं किया। तो किस बात की बात करेंगे भाई? एक एक क्यों बात करेंगे बेवजह के लिए? आप ये ड्रामा बंद करिए। जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है वो देश हित में है, जनहित में है और दबे कुचले मुस्लिम परिवारों के हित में है। वो फायदा मिलेगा। बोर्ड का असादी साहब आएंगे आपको। क्या जरूरत है इसमें? आप गरीबों की दुहाई दे रहे हैं। आप चेयरमैन रहे मोहसिन भाई, कितने लोगों को आपने पेंशन दी, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की आपने सहायता की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, गांव गरीब के साथ खड़ी है और मुसलमानों का भी बहुत बताइए ना। अरे आप मुझे बताइए मेरे भाई। अरे हम उत्तर प्रदेश में बता सकते हैं, आ जाइए 1,30,000। अच्छा ठीक है, ठीक है। मेहमान बहुत सारे मेरे साथ। मैं यूकेडी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन या उनका वेलफेयर शादाब शम्स साहब को जोड़ना चाहूंगा। शादाब शम्स साहब, मुझे ये बताइए कि इस अमेंडमेंट बिल में सबसे ज्यादा आपत्ति किस बिंदु पर है आपको? मैं आपत्ति वाला नहीं हूं, मैं तो समर्थन वाला हूं। और अनुराग भाई, मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बात हमें सबको समझनी पड़ेगी कि ये जो जिसको लगातार सारे, अभी मैं नेता कांग्रेस के, IMIM के सुन रहा था, ये बड़ा आपा पीट रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बुरा हो गया, अमेंडमेंट नहीं होगा। 1913 से लेके 1923 और 1954 से लगातार अमेंडमेंट होते आए। एक अमेंडमेंट और हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी, लेकिन आपा पीटा हुआ है। ओवैसी साहब भी लगे हैं और तमाम मुस्लिम। सुन लीजिए आप। अरे आप नहीं कीजिए, आपने बहुत बोला, हमने सुन लीजिए ना। अरे आप कैसे भाई, आपके साथ ही आपके भाई बोल रहे हैं, मौका तो, अरे बोलने का मौका तो दीजिए। उन्होंने आपको, अरे वो कह रहे ऐसे कैसे आप किसी को बीजेपी का भाई बता देंगे भाई? आपको चेयरमैन बना दिया इसलिए आप करते रहेंगे। इनको दिक्कत इस बात की, सच सुनने की आदत बंद हो गई है। सुन लीजिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए। अभी मैंने मोहसिन भाई ने कहा ना, हिम्मत रखिए ना, बताइए ना, आपकी दुपौती नहीं है ना, सुनिए तो सही। बोलने का दम नहीं है क्या? सुनने का दम नहीं है? शम्स साहब की बारी, उनको बोलने दीजिए। अरे असादी साहब, शम्स साहब को बोलने दीजिए। कमाल कर रहे हैं भाई। अच्छा आप ये बताइए, आप जो बड़े दावा ठोक रहे हैं, बड़ी छाती पीट रहे हैं, आप ये बताइए कि आप बताइए कि आपने कितनी संपत्तियों को छुड़वाया, आपने कितना किराया डबल किया, बताइए। आप तो वक्फ बोर्ड के उत्तराखंड के जवाब दीजिए ना। आप आ गए, बिल पेश होता, आप छाती पीटने आ गए उसके फेवर में। अच्छा बोलने तो दीजिए, रंगरेज साहब सवाल हो चुका, बोलने तो दीजिए। सवाल आपने पूछ लिया, बोलने दीजिए उन्हें। मैं कह रहा था कि आज जिस दिन ये तय हुआ कि अमेंडमेंट आएगा, अमेंडमेंट आने से पहले ही ड्रामा शुरू हो गया। और मैं कह रहा इतना अच्छा एक्ट था ये, जो तमाम, अरे भाई सुनिए ना, सुन तो लीजिए, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना, चिल्लाइए मत भाई, ड्रामा मत कीजिए, समय कम है और ये चिल्लम अगर हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं, अपने बड़ों की जमीन के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? नहीं तो घर चले जाएंगे। आप बताइए 14-15 के खिलाफ है कि नहीं अनुच्छेद के? बताइए, आपको पता है अनुच्छेद? अरे भाई कमाल हो गया, तुम्हारे सवालों का जवाब अरे आपको पता है हमें? अरे भाई सुन तो लीजिए, रंगरेज साहब आप सुन लीजिए। दिस इज नॉट द वे। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। ये बीच में बार-बार इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरा टर्न आने दीजिए, जब इनका टर्न आएगा ये बोले। ठीक है, आप अपनी आपत्ति इनके जवाब के बाद जताइएगा। रंगरेज साहब, मेरा निवेदन है। ठीक है सर। मेरा कहना यह है कि अगर ये वक्फ बोर्ड एक्ट इतना अच्छा था, जिसके तमाम आपा पीटा जा रहा है जिसके लिए, तो ये तो वक्फ गरीबों के लिए है कि गरीबों की मदद हो, जो बेसहाराओं को सहारा मिले, जो यतीम हैं उनको सहारा मिले। तो इसका मतलब वक्फ बोर्ड ने तो बहुत सारे शेल्टर होम्स खोले होंगे बेसहारों के लिए, जो बहनें विधवा हो गई हैं उनके लिए स्पेशल हाउसेस बनाए होंगे, जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए यतीम खाने और वो बने होंगे अनाथालय। मुझे लगता है, अरे सुनिए भाई, बीच में फिर बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए, कि बर्दाश्त नहीं है। आप गलत बोलेंगे, हम बोलेंगे। अरे आपको क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आपने 70 सालों में क्या बताइए मुझे, कितने यतीमों को, कितनी बेवाओं को दे रहे पेंशन? बताइए कितनी बेवाओं को पेंशन दे रहे? बताइए मुझे, आप बताइए। ड्रामा दिखाते हैं, लूट का अड्डा बनाया। मैं वक्फ बोर्ड में हूँ, मैं जानता हूँ वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग अगर देश में कोई है तो
वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड मिलकर लूटता है। वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली चोर, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, वक्फ बोर्ड यही बोल रहा हूँ, सुनने का दम तो रखो, सुनने का दम तो रखो, यही बोल रहा हूँ। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, कमाल हो गया, सुनना नहीं है तुम्हें सुनने का दम नहीं है ना। अरे भैया बड़े चोर तुम सच सुनो तो सही भैया, देंगे ना, दिलाएंगे, इस्तीफे भी दिलाएंगे, कार्रवाई भी होगी। सुनने का दम तो रखो, सुनने का दम तो रखो। अरे आप बता, सुन तो लीजिए, वो बता रहे हैं, सुन लीजिए वो बता रहे हैं। हो गया भाई, सुन लीजिए वो बता रहे हैं। वो दिखा रहे हो कि हाँ, मेरा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, देश की आजादी से अब तक जितने वक्फ बोर्ड हैं, इंक्लूडिंग शादाब शम्स, 2.5 साल का मेरा कार्यकाल भी हो गया, सबकी सीबीआई जांच करो। ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लूटने का अड्डा बन गया है। इसमें मुतवल्ली चोर होते हैं, अध्यक्ष चोर होते हैं। भाई कमाल हो गया भाई, बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है बेशर्मी की कि ये वक्त के दलाल, वक्त के भ्रष्टाचारी, ये वक्त माफिया बोलने नहीं दे रहे। ठीक है कमाल हो गया। उत्तराखंड से हमारे साथ एक मेहमान और हैं, अनुराग भाई आपको रोकना पड़ेगा। अनुराग मुस्कान जी, देखिए मुफ्ती शामून कासमी साहब है हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। कासमी साहब को लाते हैं। कासमी साहब, आप अपने साथी शम्स साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि आप दोनों ही उत्तराखंड से आते हैं? ये देखिए, मैं मुस्कान जी बहुत देर से सुन रहा था। मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्डों का जो गलत इस्तेमाल हुआ है, और जो वक्फ बोर्ड थे उन्होंने उन तमाम प्रॉपर्टियों को उनसे अंडरस्टैंडिंग करके मुकदमों की पैरवी न करके अपने उन मुकदमों को, बड़ी बड़ी जायदादों को, कीमती जायदादों को वक्फ बोर्ड से निकलवा दिया। और उसे अथाह पावर जो 60 साल में कांग्रेस ने जिन लोगों को वक्फ बोर्डों का चेयरमैन बनाया, वो सब उनके चहीते होते थे। और उन चहीतों ने, एक मिनट, अभी मेरी बात बताइए ना, असदी मेरी बात को बनाया है ना, मेरी बात बनाना उत्तराखंड में चेयरमैन को, पार्टी का मत नाम लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बात कीजिए आप भाई। आपके बीच में पार्टी का मत बन, अच्छा ऐसा मत करिए कि आपके मन की कोई बात नहीं करेगा तो आप उसे बोलने नहीं देंगे। अपनी बात को आपने कह लिया, आपके बीच में नहीं बोले, हमारी बात पूरी होने दीजिए। है किसी कांग्रेस के नेता में कि कह दे जांच करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चोर को चोर कह सको। अच्छा आप कासमी साहब को बोले, आप चोर को चोर कहने के लिए ठीक है। मैं ये कह रहा था, अरे असदी साहब बात तो अभी, अब आप पूरा ही बोलो जाओगे, सुन लीजिए, अब दूसरे को भी कहने दीजिए। तो वक्फ बोर्डों में जो चेयरमैन बने, आप भी जानते हैं कि किन्हें चेयरमैन बनाती थी कांग्रेस, और उन्होंने क्या किया। 60 साल का कार्यकाल कोई छोटा नहीं होता है। अगर 60 साल के अंदर ईमानदारी के साथ काम होता तो यकीन के साथ मैं बात कह सकता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के फेवर में आती और कहती कि उनकी तरक्की हुई है। आज मैंने अभी उन तमाम प्रावधानों को पढ़ा है। ये सरकार किसी के भी अहित में नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बिल संशोधन के बाद तमाम प्रॉपर्टियों का संरक्षण होगा, उनका सही इस्तेमाल होगा। माननीय प्रधानमंत्री, और मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व के अंदर हमने वहां उत्तराखंड के अंदर जो भी करप्शन कर रहे हैं वो उनके राडार पे आते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, किसी के साथ कोई समझौता नहीं होता। और मैं आज ये बात यकीन के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लाने के बाद, जैसे रिजिजू ने कहा है कि सारे के सारे लोग दुआएं देंगे, इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं आज ये बात कहने में हक बजानिब हूं कि इनकलाब पर से इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। आज उत्तराखंड में बिलाने के बाद मैं असदी जी, असदी आपसे कह रहा हूं, आप कांग्रेसी हो, आप मुझे बताओ कैसे लोगों को, कांग्रेस कैसे लोगों को, अरे आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे लोगों को कांग्रेस चेयरमैन बनाती थी, और कितने आज, और आज आप कलेक्टर के ऊपर, आप डीएम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। आप वो कलेक्टर को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना चाहते हैं, जिसके लिए हर चीज के लिए आप जाते हैं, जो किसी पार्टी का नहीं होता, जो किसी सरकार का नहीं होता। आज आपके हाथों से क्योंकि ये हथियार छीन लिए जाएंगे,
आज इसलिए परेशान है। अगर इन लोगों की इंक्वायरी की जाएगी, मैं 60 साल से आज मैं आपके माध्यम से ये एक अपील करना चाहता हूं सरकार से कि इन 76 सालों में जो 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए। सारे पुराने चेयरमैन जितने हैं वो सब जेलों में जाएंगे, और जो भी जिन्होंने भी फायदा उठाया, तुमने जमीनों के ऊपर काबिज हो। बल्ली मारान के अंदर दिल्ली के अंदर ज्यादातर प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल मुसलमान कर रहे हैं। इसलिए अगर आज अच्छा प्रावधान आ रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको बता दें कि आपके बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप इनके कहने में बताइए, गुमराह मत होंगे ये लोग। आपके बच्चों को रात को मुख्य धारा से काट करके, अरे ऐसा बताओ मुख्य धारा से क्या भाजपा ने काटा है या कांग्रेस ने काटा है? 10 साल का कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल निष्पक्ष है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। आज आप दावे के साथ ये कह सकते हैं, आपको मालूम नहीं है, बैठ जाते हो आकर के कांग्रेस ने जिस तरह से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा है, सारी दुनिया जानती है। कसम खा के आए आसादी साहब, आज किसी को बोलने नहीं देंगे। अभी अखिलेश यादव जी ने ये कहा राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को माना। अरे आपने राजनीति करके मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा, आज उनकी राजनीति। कामरान जलीली हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता। ठीक है, राजनीति स्वच्छ राजनीति है। हम आज ये कह सकते हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि आप इन तथाकथित लोगों के बहकावे मत आइए। ये सरकार कौन कहते हैं? ठीक है, मैं कामरान जलीली का रुख कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा मत करिए, आप ही आपस में भाई लोग हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी बारी पर बोलिए। चलिए, कामरान जलीली साहब रांची से हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। कामरान जलीली वहां लोगों से बात करके जरा बताइए कि वो क्या सोचते हैं इस अमेंडमेंट बिल पर। सुन लीजिए जी। बिल्कुल, देखिए, इस अमेंडमेंट बिल का झारखंड की सत्ताधारी दलों ने सीधे तौर पर विरोध किया है। हमने मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री हफीजुल हसन से बात की थी। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ की आवाम, यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग क्या समझते हैं इस बिल को लेकर, सीधे उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट मुमताज़ साहब हैं, उनसे बात करते हैं। आप बिल को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बिल सीधा हिंदुस्तान के संविधान पर अटैक है। जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार मुसलमानों के जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर अटैक कर रही है। अब पिछले दिन देखा होगा कि एनआरसी भी ये लो लाए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी अफेक्ट कर रहे हैं। ये अब क्या रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। मतलब ये है कि मुसलमानों का जो भी हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ये छीनना चाहते हैं। ये सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ के आदिवासियों का हक को लूटना चाह रहे हैं, यहाँ के जो हरिजन है उनका हक छीना चाह रहे हैं। आप क्या समझते हैं इससे? ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जो आज़ादी के बाद हर मुसलमान या वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, सुख शांति से रह रहा है, उसको परेशान करने की एक साजिश हो रही है जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, राय है सीधे तौर पर साजिश हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कामरान जलीली लौटेंगे समय रहा तो आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपने सभी को बड़े धैर्य से सुना और आपने मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सुनी। कुछ मुस्लिम भाई हैं जो कि मानते हैं कि संशोधन बिल बहुत जरूरी है और इससे माफियाओं पर लगाम लगेगी। कुछ कह रहे हैं कि बड़ी नाइंसाफी हो रही है, हमारा हक हुकूक छीना जा रहा है। एक ना क्या होता है कि जब किसी की पूंछ पे पैर रखा जाता है तो बिदकते ही हैं। और यहाँ समस्या केवल मुझे लगा, यहाँ पर आज ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया, गरीब, कि मुसलमान गरीब है। पूरा विश्व में सच्चा कमेटी भी रिपोर्ट आई, सब कुछ गरीब है। 9 लाख एकड़ लैंड, 9 लाख एकड़ लैंड होने के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है गरीब। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं, कौन कह रहा है, कहाँ डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कहाँ से आई लैंड, कहाँ पर गई लैंड। किसी ने कहीं मना किया? जहां बड़ी इस डिबेट के तो बड़े बड़े विषय उठे कि भाई वक्त ही नहीं दे सकता, लैंड की देने को मना कर जा रहा है। अरे कौन मना कर रहा है लैंड देने? भाई दिक्कत सारी कहां है? आप क्लेम कर रहे हैं। अरे सुनो भाई साहब, सुन लो, अब सुन लो 2 मिनट। दिक्कत क्या है? आप मंदिर पे जाके हाथ रख देते, 1500 साल पुराने मंदिर पे, 1500 साल मंदिर पे जाके पुराने हाथ कर देते कि ये मंदिर हमारी है, जमीन हमारी है। एक बेचारा गरीब आदमी, आज देखिए हमारे न्याय मंत्री ने क्या बोला कि एक आदमी गरीब आदमी जाके बोलता है गांव में मेरी जमीन है। अरे ये तो लैंड पूरी वक्त की है, पूरा गांव वक्त का है। भाई मुझे बताइए स्थिति क्या हो रही है?
अरे जब देश आजाद हुआ था पूरा देश अंग्रेजों का था। इस देश में उस वक्त व्यवस्था ऐसी बनी थी कि अब मुसलमान चाहते थे कि हमसे लिया था इस देश को, हमको ही वापस करके जाओ। स्टेट को दिया गया, स्टेट को दिया गया, स्टेट को दिया गया। और उसके बाद इस देश में ऐसी कुव्यवस्था बन गई हर जगह। दिल्ली को 70%, दिल्ली में हाई कोर्ट को कह दिया गया है मेरी लैंड है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को कह दिया गया मेरी लैंड है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स वक्त का है। मुझे बताइए, अभी तो पार्लियामेंट में भी वक्त आ गया, पार्लियामेंट लैंड को भी कह रहे हैं। आज कल ये यही इसी व्यवस्था को हटाने के लिए, इसी दुर्व्यवस्था को हटाने के लिए सरकार बिल लाई है। कोई किसी की जमीन नहीं छीन रहा है, छीन वक्त बोर्ड रहा था। ये देश सोवर्जिन वर्ड है। इस देश के अंदर संविधान जब बना, सोवर्जिन वर्ड जोड़ा यूज किया गया। सोवर्जिन वर्ड, सोवर्जिन का मतलब था किसी को भी अंधी ताकत नहीं दी जा सकती। मुझे बताइए, इस देश में संविधान में सोवर्जिन वर्ड आने के बाद अंधी ताकत कैसे दे दी गई भाई? कैसे दे दी कांग्रेस ने अंधी ताकत? वक्त बोर्ड ट्राइब्यूनल बना के कि जिस भी जमीन पर हाथ रख दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी, कोई बोल नहीं सकता। तो ये जो अंधी ताकत दी जा रही है, सोवर्जिन वर्ड इस संविधान के अंदर लिखा गया है, उसको गलत उपयोग किया गया। मैं कहूंगा ऐसी असीमित ताकत, यानी किसी व्यक्ति से ऊपर जाकर ऐसी ताकत किसी को नहीं दी जा सकती है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। यहां डिक्टेटर बनाने का प्रयास किया गया, वो डिक्टेटर की तरह कार्य कर रहा था और वही पावर्स को बैलेंस करने के लिए आज जो व्यवस्था बनाई जा रही है। मुझे बताइए, अभी यहां इस डिबेट में शब्द उठा कि हमारे को ये सब्सिडी बंद कर दी, ये सब्सिडी बंद कर दी, इसके बाद ये बंद कर दी। अरे 9 लाख एकड़ जमीन तुम्हारे पास, उसके बाद भी लग रहे हो, उसके बाद भी कह रहे हो, उसके बाद भी गरीब। मुझे बताइए, कहां बनाया यूनिवर्सिटी, कहां बनाया स्कूल, कहां बनाया हॉस्पिटल? मुझे बताइए, इस सारी जमीन कहां है? इसकी जमीन से जो इनकम हो रही है उसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कोई हिंदू मंदिर आपसे पैसा नहीं मांगता, राम मंदिर बन रहा है, जन सेवकों ने अपने पैसे दिए। मुझे बताइए, उसके बाद भी मुसलमानों की किसी मस्जिद से सरकार बिजली का बिल नहीं लेती, हाउस टैक्स नहीं लेती। तमाम हिंदू मंदिरों को सारी व्यवस्थाएं दी जाती, कोई व्यवस्था नहीं दी जाती। हिंदू अपने आप कार्य कर रहा है, ये क्यों नहीं खड़े होते अपने आप? जब कहते हैं इतनी लैंडें वक्ती ने दे दी, तो यानी पैसा है इनके पास, पैसा है भाई साहब इनके पास, गरीब नहीं है। इतनी वक्ती अगर अपनी प्रॉपर्टी देके जा रहा है तो ये सत्य सामने आना चाहिए। सरकार ने जो कार्य किया है, किसी की जमीन नहीं छीनी है। सरकार एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिस्टम बना रही है, उसमें बिदक रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, ये चोरी पकड़ी जा रही है, ये सत्य सामने आना चाहिए। चोरी पकड़ी जा रही है। ठीक है, प्रशांत झा का रुख करेंगे, पटना से हमारे साथ हैं। प्रशांत झा, आपके साथ जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मैं अनुराग आपसे बात कराता हूँ। ये तमाम लोग हैं हमारे साथ, सारे हम फुलवारी में हैं अभी, ये सारे मुसलमान लोग हैं। ये बताइए कि जो संशोधन बिल आ रहा है उसको लेकर के आपका क्या सोच? देखिए, अभी जो संशोधन बिल का जो बहस हो रहा है वहाँ, तो उसकी तो पूरी अभी जानकारी नहीं है। हम तो टीवी पर देखा है कि ये प्रस्ताव मंत्री ने लाया है कि एक कानून बना करके उसमें संशोधन करेंगे, और वो बोल रहे हैं कि मुसलमान गरीब को वो काम आएगा, मुस्लिम महिला को काम आएगा। तो जब वो प्रस्ताव में क्या क्या उसमें लाएंगे, जब सामने नहीं आएगा, ये हमको क्या पता। मगर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन अभी भी जितना जहाँ भी है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, शिया बोर्ड हो चाहे सुन्नी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, उसका मुसलमान को बेनिफिट कभी मिले, ये हम मुसलमान में कोई नज़र नहीं आया। बल्कि उल्टा है कि हमारी संपत्ति कोई रहता है, उसका कोई नहीं है, तो वो वहाँ जाके रजिस्टर करता है, तो उसका 75% किराया देगा आपको, अब 25% रखेगा वो तो ठीक है। हम लोगों का। ठीक है प्रशांत झा, लौटेंगे वक्त रहा तो आपके पास। मेरे साथ राशिद शरीफ साहब भी हैं, जो कि एसआई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। राशिद शरीफ साहब, आपका क्या कहना है इस अमेंडमेंट बिल पर? बिल्कुल अनुराग जी, यही कहना है कि बस जो आज देख रहा हूँ, बैठ के आपके डिबेट में बैठ के देख रहा हूँ, कुछ हमारे साइड के भी लोग हैं माशाल्लाह बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर वो वक्फ बोर्ड से अगर औरतों को उतना ही फायदा है तो बीजेपी गया 10 साल से आज हुकूमत में क्या फायदा करे बताइए? औरतों का क्या फायदा? वक्फ बोर्ड से औरतों का फायदा होगा, हुकूमत से फायदा नहीं होगा। हाँ, और बीजेपी पे मुसलमान यकीन करना, बीजेपी पे मुसलमान आज तक ऐसे जिस तरीके से जो नफरत इन्हों फैलाए, आज तक कोई नहीं फैलाया। आज अगर वक्फ बोर्ड की बात होती है, अरे वक्फ प्रॉपर्टियां हमारे जो बड़े सौंप के गए हैं कि आने वाले नस्लों के फायदे कुछ हो। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो फायदा होना चाहिए बिल्कुल नहीं हुआ वो फायदा। इस तरीके से है तो आप कर सकते थे, करे नहीं करे।
बिल्कुल, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड को आप तो हाथ में लेने की कोशिश जा रहा है। सरकार वक्फ बोर्ड को है तो आप प्रॉपर्टी बुरी नजर डाले, इसका कोई ये मतलब नहीं है। जब असदुद्दीन अवैसी साहब बोल रहे हैं उसी के लिए तो किया जा रहा है ताकि जो गरीबों का हक है उन्हें फायदा पहुंचे और जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनसे खाली कराए जाए। तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। सपा का भाई ठीक है। एक आखिरी सवाल मोहसिन रजा साहब से, एक आखिरी सवाल मोहसिन रजा साहब, इस भ्रांति को दूर कैसे करेंगे? जो मुसलमान इस संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी मान रहे हैं उन्हें समझाएंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल हम समझा लेंगे, क्योंकि आपने देखा ना ट्रिपल तलाक में बहनों ने निकलकर स्वागत किया था जब उसके खिलाफ हम कानून लेकर आए। यही लोग विरोध कर रहे थे जो आज विरोध कर रहे हैं, तभी ये विरोध कर रहे थे। धारा 370 जब हटाई गई थी कश्मीर से कि देश हित में है, जनहित में है, तो यही लोग विरोध कर रहे थे। ये चंद लोग हैं जिन्होंने, अरे यार आप सादी साहब आज आपने किसी को बोलने नहीं दिया, मेरा वक्त भी खत्म हो गया है। कासमी साहब एक लाइन में खत्म कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। कासमी साहब बोलिए। कहना चाह रहा हूँ, राशिद साहब भी कह रहे थे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से ताल्लुक है। 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन होने के बाद कितने गरीबों को फायदा हुआ, इसका मतलब उसका मिसयूज की हुआ है। तो सरकार अगर उसे दुरुस्त करना चाह रही है तो हम सबको तो स्वागत करना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि संशोधन बिल लोगों की समझ में आए और समझ में आए कि ये मुफलिस मुसलमानों के लिए, जरूरतमंद मुसलमानों के हित में किए गए संशोधन हैं और माफियागिरी को दूर करने के लिए संशोधन किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये संशोधन बिल सरकार जो है उस जनता को समझा पाए जिसकी ये समझ में नहीं आ रहे हैं। हमारे तमाम मेहमानों का आज ताल ठोक के में जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी न्यूज़।